सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी शिक्षण में पूछे जा रहे हैं तो और ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके अलावा आप लोग संस्कृत के वीडियोस के लिए संस्कृत की प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, वहाँ पर लगभग 80 वीडियो जो हैं संस्कृत पेडागोजी के अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न लगाने को मिल जाएंगे, तो उनका भी अभ्यास करें जिससे संस्कृत पेडागोजी के प्रश्नों का आपका अभ्यास हो और बहुत बढ़िया कुछ हो सके। चलिए पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। पहला दिया हुआ है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था का व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं वो, या फिर कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो विद्यालय आने से पूर्व कैसे होते हैं, यहाँ पर ये पूछा है। सही उत्तर क्या रहेगा? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं वो, ये रहेगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है ये बताना है। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है बहुभाषिकता, या फिर भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है बहुभाषिकता, या फिर भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए, जब बहुभाषिकता की बात की जाती है तो यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है भाषा सीखने के लिए बहुभाषिकता, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना होता है? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों की बात चल रही है। दूसरा दिया है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या फिर उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, या फिर कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों की चर्चा की जा रही है, तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का उन्हें प्रयोग कराना चाहिए, लिखित भाषा का प्रयोग कम होना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं तो देखने में समस्या होगी, लेकिन मौखिक जितना अपन प्रयोग कराएंगे उतना ज़्यादा वो लोग सीखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने की चर्चा हो रही है, तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक समृद्ध भाषिक वातावरण पहला दिया हुआ है, भाषा के व्याकरणिक नियम दूसरा है, पाठ पर आधारित प्रश्न तीसरा है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक चौथा है। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा है यहाँ पर, तो समृद्ध भाषिक वातावरण उसे मिलना चाहिए। यदि समृद्ध भाषिक वातावरण मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बालक सीखेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, दिया हुआ है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। देखिए, यहाँ पर सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा है। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे प्रभावी तरीके दिए हैं, तो एक आपको ध्यान से उत्तर छांटना है। क्या होगा? संवाद, या फिर अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना, या फिर अभ्यास कह लें, या फिर अपने अनुभवों का वर्णन, या फिर बातचीत करना। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कराना। ध्यान से, बच्चे बोलने में ज़्यादा सक्षम हो तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा ये बताना है। सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा। तो देखिए, संवाद है तो ये तो कराया जाना चाहिए। अब दिया हुआ व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। देखिए, जब मौखिक की बात आती है तो व्याकरण आधारित संरचना यहाँ पर नहीं चलेगी, ये थोड़ा सा कम उपयोगी है। अपने अनुभवों का वर्णन ये भी ठीक है, बातचीत करना तो प्रमुख होगा ही। तो जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। मौखिक अभिव्यक्ति की चर्चा है तो व्याकरण आधारित संरचना ज़्यादा वहाँ काम नहीं आएगी। आगे चलते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। क्या कह रहे हैं, एक बार और फिर से देख लें। निम्नलिखित में से
कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, ये कह रहे हैं। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए, दूसरा। या फिर संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, तीसरा दिया हुआ है। या फिर संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो एक बार ध्यान से, भाषिक क्षमता के आकलन के लिए पूछा है। भाषिक क्षमता के आकलन के लिए क्या जरूरी होगा, ये आपको बताना है। तो जब भाषिक आकलन की बात आएगी, भाषिक क्षमता की आकलन की बात आएगी, तो ये जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे देंगे? व्याकरणिक नियमों को देंगे क्या, या फिर सीखने की क्षमता का आकलन, या फिर कार्य सौंदर्य, या फिर निबंध लिखने की योग्यता? तो देखिए, जब हिंदी भाषा के मूल्यांकन अपन करेंगे, हिंदी भाषा का मूल्यांकन, तो सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देंगे कि सीखने की क्षमता का आकलन हो, कि बच्चे ने सीखा कितना है आखिर, ये रहेगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा आप लोगों ने सुनी होंगी, जहाँ पर जो द्वितीय भाषा है इसका उद्देश्य नहीं बताना है आपको कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव। पहला दिया हुआ है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा दिया है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। तीसरा दिया है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो जो ये द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा का उद्देश्य क्या नहीं होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कंठस्थीकरण करने को। तो द्वितीय भाषा में कंठस्थीकरण करने के लिए नहीं कहा जाएगा कि व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण हो, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? देखिए, कक्षा कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर की। और भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, ध्यान से, किसकी पाठ्य पुस्तकों में? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में। तो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? दिया हुआ है केवल कहानी और कविताएं, विदेशी साहित्य की रचना। तो विदेशी साहित्य की रचना तो बिल्कुल से अलग हो गया, तो गलत हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की चर्चा। आगे देख लेते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, तो ये तो फिर प्राथमिक स्तर के लिए ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर, क्योंकि बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई अपन बातें वहाँ बताएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सीखेगा बालक। आगे चलते हैं, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो एक बहुभाषिक कक्षा है, आप उस बहुभाषिक कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे, या फिर सबसे कम महत्व दिया है? ध्यान से प्रश्न देखना है, सबसे कम महत्व किसे देंगे? पहला ऑप्शन दिया है बच्चे को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, पहला। दूसरा दिया है विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, या फिर तीसरा दिया है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण बनाना, या फिर चौथा दिया है कक्षा में बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? देखिए, सबसे कम महत्व देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, बच्चों को सिखाना कि दोनों 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समान व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो ये बिल्कुल से ठीक नहीं है, ये कम महत्व है इसका, इन तीनों का महत्व ज़्यादा है, तो पहला जो है ये हो जाएगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है सांस्कृतिक भिन्नता भाषा, जो कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। भाषा अर्जन के विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। दूसरा दिया है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा लिया जा सकता है, ये कह रहे हैं। या फिर भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है।
तो ये पॉइंट बिल्कुल से अलग हैं, हटके, लेकिन ये जो अपना सही है ये है कि जो भाषा का अर्जन होता है वो सहज होता है, स्वाभाविक होता है और हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो भाषा अधिगम होता है ये प्रयासपूर्ण होता है, अपन को अधिगम करना पड़ेगा, कुछ सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन अर्जन स्वतः होता है। तो चौथा रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। क्या कह रहे हैं कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, यदि अपन एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि भाषाई जटिलताओं को बढ़ाता है, दूसरा है, या फिर शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या फिर तीसरा कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो प्रश्न क्या है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, क्या होगा सही उत्तर, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग यदि किया जाता है तो इससे संज्ञानात्मक विकास होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए यहाँ पर कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, या फिर विभिन्न वस्तु में वैविध्य। देखिए जब भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं तो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण बिंदु जो अपन को यहाँ पर लग रहा है यह है पाठों की संख्या। देखिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय पाठों की संख्या उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना कि विषय महत्वपूर्ण है, मतलब कि अच्छे से अच्छा कंटेंट वहाँ पर दिया जाए, अच्छे से अच्छा विषय दिया जाए जिससे कि बच्चा सीखे, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाठों की संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती वहाँ। आगे दिया हुआ है भाषा, भाषा कैसी है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया हुआ है विद्यालय में ही सीखी जाती है भाषा, दूसरा ऑप्शन दिया है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा, या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है। तो देखिए जब भाषा की चर्चा की जाती है तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है ये भाषा। कैसी है, नियमबद्ध व्यवस्था, थर्ड होगा सही। आगे चलते हैं, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ाती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, एक सेंटेंस है ये। मैं थक गई, दूसरा सेंटेंस है। और तीसरा दिया, आगे दिया है आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या करना चाह रही है या फिर क्या कर रही है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल मैं वाले वाक्य में बोल सकती है। तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर, पहली कक्षा में पढ़ा रही है तो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, ये ठीक है। मैं थक गई, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर रही है मंदिरा। तो क्या कर रही है वो, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना वो जानती है, इसलिए इस प्रकार का प्रयोग कर रही है कि मैं थक गई, मुझे आम अच्छा लग रहा है, इस प्रकार से। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए प्राथमिक स्तर की चर्चा हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है, मतलब कि नेगेटिव ढूंढना है अपन को, असत्य क्या है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल ठीक है ये। तो पहला ऑप्शन, पहला दिया हुआ है ऑप्शन। दूसरा दिया है तो ये तो सही होगा, यह असत्य नहीं है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा के परिमार्जन कर लेते हैं, भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। आगे क्या कह रहे हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो एक बचा ये उत्तर अपना सही होना चाहिए, चूंकि पढ़ लेते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए विरोधाभास दे दिया, बिल्कुल असत्य है ये। तो चौथा ही रहेगा अपना सही उत्तर, जो कि असत्य है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखिए गृह कार्य के बारे में पूछा है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ठीक है। पहला, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तो ये तो उचित नहीं है, बिल्कुल से गलत है ये। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये भी ठीक है।
आगे दिया है गृह कार्य कक्षा के लिए कक्षा में किए गए अभ्यास कार्य का अभ्यास मात्र है। तो एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। अब बताना है आपको कि गृह कार्य क्या है। तो देखिए अभ्यास मात्र दे दिया, तो मात्र शब्द या केवल शब्द ये जहां होते हैं तो ये तो उत्तर ठीक नहीं होता है, तो ये भी गलत है। अब रहा दो ऑप्शन अपने पास सही दिख रहे हैं, जिसमें से आवश्यक हाँ है, लेकिन ये उत्तर ज़्यादा ठीक नहीं है। आगे दिया हुआ है ये कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल उचित है ये कि बच्चे की जितनी क्षमता है उतना ही उसे गृह कार्य मिले, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में अनावश्यक है क्या। दूसरा दिया है एक संसाधन है, तीसरा दिया है साध्य है या फिर साधन है। तो देखिए भाषा शिक्षण की चर्चा चल रही है। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक कैसी है, साधन है, एक साधन का कार्य करती है भाषा सिखाने में, ये रहेगा सही भाषा शिक्षण में। आगे चलते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती। एक तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, ठीक है। दूसरा, बच्चों की भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, दूसरा, या फिर बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, तीसरा, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है, चौथा। तो देखिए भाषा संसाधनों का अभाव भी है, ये भी ठीक है, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन और ज़्यादा चुनौतियां अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती आपको वहाँ पर फील होगी क्लास में। तो कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं और अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करेंगे, ये रहेगा जो पहला है, यही रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए। देखिए लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है, मतलब बच्चा कुछ ना कुछ लिखेगा, तो इसके लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेख का अभ्यास, तो अभ्यास तो अपन ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन और आगे देख लेते हैं, अपने अनुभवों को लिखना, ये भी ठीक है, कह सकते हैं। श्रुत लेख या फिर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये तो नहीं करेंगे अपन। सही उत्तर क्या रहेगा, अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहेंगे, जिससे कि उसका मूल्यांकन किया जा सके लेखन कौशल का। आगे चलते हैं, कहानी सुनाने से क्या होता है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित होते हैं। तो देखिए कहानी सुनाने से वहाँ क्या तात्पर्य होता है। कहानी सुनाने से एक तो कहानियाँ अमूर्त होती हैं, देखिए आप लोगों को पता ही है, तो अमूर्त होती हैं कहानियाँ, बच्चे प्रसन्न होते ही है, लेकिन इससे ज़्यादा अनुशासित भी होते हैं, सुनते हैं एकाग्रचित्त होकर के। लेकिन अपन को बहुत ज़्यादा जो सही है वो उत्तर देखने की कोशिश करना है। तो सही क्या रहेगा, पहला वाला, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है इससे, ये रहेगा सही उत्तर। बच्चे सोचने पर मजबूर होते हैं, अमूर्त कहानियों में खो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा है और उससे शिक्षा लेते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखिए एक समावेशी कक्षा की चर्चा की जा रही है और उस समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल क्या होगा। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये ठीक है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये भी ठीक है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, ये भी ठीक है। या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए ध्यान से पहले प्रश्न को समझना है कि एक समावेशी कक्षा है, उस समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिकूल है। प्रतिकूल है मतलब कि बिल्कुल हटके है, अनुकूल नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यही सही रहेगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ये थोड़ा सा प्रतिकूल लग रहा है एक समावेशी कक्षा के लिए, ये कथन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो मधुर वाणी,
संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या फिर स्पष्ट व सुंदर उच्चारण, या फिर आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल जो है, बदन कौशल इसे संस्कृत में बोल सकते हैं, जो बोलना कौशल है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? बोलना कौशल के अंतर्गत छात्र अपनी बात रख रहा है, शिक्षक अपनी बात रख रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या ठीक रहेगा? दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल स्पष्ट सही दिख रहा है कि भाषा जो कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है हिंदी की भाषा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रायः हिंदी और उसकी भाषा की संरचना में अंतर होता है, बिल्कुल ठीक है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, दूसरा दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। चौथा दिया है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो क्या कह रहे हैं कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी जो बच्चे हैं, जो हिंदी नहीं बोल के जानते हैं, तो हिंदी भाषा सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी, ध्यान से, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। ये रहेगा इसका सही उत्तर। और आप लोगों को सही और सटीक उत्तर ज़्यादा देखने की कोशिश करना है तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि सही और सटीक उत्तर देखेंगे तो करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, उसमें आप भाषा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना सही रहता है बच्चों को, क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे तो बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति है जो वो बढ़ेगी और भाषा शिक्षण अच्छे से प्रभावी रहेगा। आगे क्या कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, तो ये तो ज़्यादा भाषा शिक्षक के लिए ठीक नहीं है। बच्चों को व्याकरण भी सिखाना ज़्यादा ठीक नहीं है कि व्याकरण ही व्याकरण चलाई जाए। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुसांस्कृतिक कक्षा सभी बच्चों को लेकर के चलना है। तो पहला ऑप्शन दिया है यही रहेगा सही उत्तर, मतलब कि अधिकाधिक अवसर देंगे उन्हें भाषा प्रयोग करने के। दिया हुआ है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ये अपन को बताना है। चूँकि जब आप परीक्षा देने बैठते हैं तो आप प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि वहाँ मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सामने जब घड़ी चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि कब ये क्वेश्चन समझ में आए और जल्दी से अपन इसको टिक करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या कहा है, क्या वो कह रहा है, तो आपके आंसर सही रहेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। देखिए, ये ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है कि भाषिक नियमों का ही ज्ञान जरूरी हो। आगे देख लेते हैं, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत। और कौशलों का फिर क्या होगा? बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो इसी क्रम में सीखें, अलग क्रम में भी सीख सकते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, हाँ ये ठीक है ऑप्शन, कि जो चारों कौशल हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे अन्य वीडियोस के साथ पुनः मिलते हैं। आप लोग इसी प्रकार से अपने इस चैनल से जुड़े रहें, और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पहले से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने मित्रों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।